So let's take a quick recap of what we have studied till now. We are done with the Newton's law of gravitation wala part, like gravitational forces directly proportional to the product of both the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. F equals gm1 m2 over r square. We're done with that. We're done with satellites. और अब हमने gravitational field strength पिछली क्लास में start कर दिया था, and I mentioned कि according to the updated syllabus, gravitational force and gravitational field strength are the same thing. So even if they just ask what is gravitational force, you're gonna write gravitational force per unit mass. Okay? So we did this. इसके अलावा we try to understand that gravitational field strength is force per unit mass at a point in the field, and that is measured in newtons per kilograms. So gravitational field strength is inversely proportional to square of the distance from the center of the planet, and ये inverse square law अर्थ के surface पे g की वैल्यू निकाली, and then we figure out the inverse square law, और फिर पूरा एक ग्राफ बनाया किस तरह जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे g की वैल्यू कम होती जाती है, and the rule is when you double the distance the value of g decreases by 4 times, when you triple the distance from the center the value of g decreases by 9 times, and we try to understand कि भाई ये ग्राफ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द साइन कन्वेंशन दैट वी आर यूजिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ. एंड फिर हमने ये भी कर लिया था आज बुधवार के शुभ अवसर पर हमें बहुत जबरदस्त डिस्कशन करनी है, which is कि अभी जो पीछे हमने ग्राफ बने ना पढ़े ना, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड मास. यू नो अर्थ को हम अज्यूम कर रहे थे या किसी प्लैनेट को या स्टार को अज्यूम करते थे एन आइसोलेटेड मास, एंड वी आर अज्यूमिंग कि भाई इसके अलावा और कोई दूसरा मास. तो बट ठीक है, उसके सरफेस पे जी की वैल्यू मैक्सिमम है, दूर जाते जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी एज पर द इनवर्स स्क्वायर लॉ. अब क्या है कि मेरे पास इन रियलिटी इस यूनिवर्स में बहुत सारे मासेस हैं बड़े जिनकी ग्रेविटेशनल फील्ड है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अर्थ के सरफेस पे हूँ ना तो अर्थ के सरफेस पे सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है. याद रखिएगा अर्थ इटसेल्फ सन की ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रेजेंट है. तो अर्थ के सरफेस पे ना सन की ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, अर्थ की भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है, इवन मून की भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है. तो हम सबको तो कंसिडर नहीं कर सकते, फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो हमारे सिलेबस में कि भाई एटलीस्ट दो तो कंसिडर कर लो. लाइक अब अज्यूम करो कि इस यूनिवर्स में सिर्फ दो मासेस, एक अर्थ और एक मास और एक मून. ओके, सो मास ऑफ अर्थ इज me एंड मास ऑफ मून इज मतलब कैपिटल M इनटू स्मॉल m. तो स्मॉल m इज मास ऑफ मून. ओके, और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आजू बाजू में, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. ओके, अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ बनाना है विद g यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन y एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन x एक्सिस. अब कंबाइंड फील्ड ऐसे बनाते हैं कि पहले हम बनाते हैं इंडिविजुअल फील्ड. ओके, सही है कि पहले हम अज्यूम करेंगे जैसे मून ना एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, सिर्फ लेट्स से अर्थ है. तो अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ बनेगा ना वो इस तरह से बनेगा कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, और जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते जा रहे हो वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, एंड दे आर फॉलोइंग व्हाट, दे आर फॉलोइंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ. बिल्कुल वही ग्राफ जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था. ऐसा ही है, सबको याद आ रहा है किस तरह से जी वैरी करता है. ये अभी इस असम्पशन पे जैसे मून है ही नहीं, मून एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. लेट्स से अज्यूम अर्थ एज एन आइसोलेटेड मास. तो अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू मैक्सिमम है, और जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते जा रहे हो जी की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता जा रहा है. तो ये बिल्कुल जीरो तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप बहुत दूर चले जाएंगे लाइक टिल मून तो ये देखेंगे कि अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी होगी, बहुत ज्यादा वीक हो चुकी होगी. ऐसा ही है. नेक्स्ट थिंग इज के अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल. अब अज्यूम करो जैसे मून एग्जिस्ट, अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, और मुझे सिर्फ इस मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ बनाना है. तो द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मून, देखो ये हो गया g ड्यू टू अर्थ एज एन आइसोलेटेड मास. के अज्यूम करो अर्थ एक फॉरएवर अलोन मास था. अब ये जो ग्राफ है ना, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मून एज एन आइसोलेटेड मास. कि मून के सरफेस पे g की वैल्यू मैक्सिमम है, और फिर जैसे जैसे आप मून से दूर जाते जा रहे हो वैल्यू कम होती जा रही है, ऑलमोस्ट जीरो को टच कर. अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्यों बनाया. देखें इस चीज को समझो.
इधर मून है इधर अर्थ है, सही है। अगर मैं अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड मार्क करूंगा ना तो वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी। अगर मैं मून की ग्रेविटेशनल फील्ड मार्क करूंगा ना तो वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मून होगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर यहाँ पे अर्थ है यहाँ पे मून है तो किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड उसके सेंटर की तरफ एक्ट कर रही होती है। सो फॉर अर्थ द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मून इज टुवर्ड्स द center of the moon. Now if you look closely between the earth and the moon, what you will see is कि gravitational field is stand due to earth and due to moon are in opposite direction. कि भाई G की अगर to the left है toward because of the earth तो because the moon कहाँ है towards the right. समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर मैंने अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को पॉजिटिव लिया हुआ है तो मैं मून की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को क्या लूंगा? नेगेटिव। आप समझ लो ये जी का ग्राफ है, वाई एक्सिस ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। व्हेन यू आर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या सरफेस से मैक्सिमम में दूर जाते हुए कम होता जा रहा है। मून पे भी वही रूल अप्लाई होगा कि मून की वजह से मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उसके सरफेस पे मैक्सिमम है और फिर उससे दूर जाते हुए वो जी की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है। बट मैंने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को पॉजिटिव बनाया है बिकॉज़ इफ आई लुक क्लोजली ना अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ टुवर्ड्स द अर्थ है, मून की टुवर्ड्स द मून है। अब अगर वो टुवर्ड्स द मून है तो एक टू द राइट है तो एक टू द लेफ्ट है। तो अगर मैंने लेट्स से टू द लेफ्ट यानी ड्यू टू अर्थ को पॉजिटिव लिया तो ड्यू टू मून क्या लूंगा? नेगेटिव। जरा इधर गौर से देखो, दिस इज जी ड्यू टू मून एज एन आइसोलेटेड मास और साइन कन्वेंशन ये है कि जी ड्यू टू अर्थ इज टू द लेफ्ट, मैंने उसको पॉजिटिव लिया और टू द राइट इज नेगेटिव और मैं यही साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूं कि टुवर्ड्स द लेफ्ट इज पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द राइट इज नेगेटिव। सबसे पहले तो मुझे ये बता दे कितने लोग हैं जिनको यहां तक बात समझ आती है? Anyone who wants me to explain this again, please feel free to ask. सर ये तो फिर से explain। सही बात। अगर नेगेटिव में ही बनाना तो इस तरफ से भी तो बन सकता था। नेगेटिव में नहीं क्योंकि इधर तो अर्थ के ये मून है तो मून के सरफेस पे सबसे ज्यादा दिखाऊंगा और मून से दूर जाते हुए मैं कम दिखा जाएगा। सही है। देखो दोबारा समझो, क्या कोई बात समझ में आती है? दिस इज अर्थ। अभी सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ के सरफेस सबसे ज्यादा होती है और अर्थ से दूर जाते हैं वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। सही है। ये बनाया था हमने, ये अर्थ है। अभी अर्थ इज एन आइसोलेटेड मास है, अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा अर्थ से दूर जाते हैं जी की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इनवर्स स्क्वायर लॉ सबको याद आ रहा है? कल की क्लास आपको याद आ रहा है? ओ अगर तुम में से किसी ने कल की क्लास मिस की तो फिर वो थोड़ा परेशान फील हो गया आपको। सही है। प्लीज मेक श्योर यू वॉच द रिकॉर्डिंग्स इफ यू हैव मिस्ड। हां क्यों? ग्रुप में मैसेज डाल दिया करो ना। सही। अच्छा देखते रहो सारे। तो बिल्कुल वैसा ही जो अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, मून को भूल जाओगे, मून एग्जिस्ट ही कर रहा है, एग्जिस्ट भी कर रहा है। तो क्या मैंने ये ग्राफ सही बनाया है? G ड्यू टू अर्थ एज एन आइसोलेटेड मास, ये तो बिल्कुल वही है जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब इसी ग्राफ में मुझे मून का ही बनाना है बट मून दूसरी तरफ पे पड़ा हुआ है। सही है। ये मून का सरफेस है तो मून का भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, सरफेस से मैक्सिमम और दूर जाते हुए कम। लेकिन अर्थ को अगर आपने पॉजिटिव एक्सिस से बनाया है ना तो मून का ग्राफ किससे बनेगा? नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि दिस इज जी ड्यू टू अर्थ, किसी भी मास की ग्रेविटेशनल फील्ड उसके सेंटर की तरफ होती है तो अर्थ की उसके सेंटर की तरफ है टुवर्ड्स द अर्थ और मून की मून के सेंटर की तरफ है। बट अगर गौर से देखो तो अर्थ और मून दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई ना। तो अगर आप अर्थ की जो कि टू द लेफ्ट है उसको पॉजिटिव ले रहे हो तो मून जो कि टू द राइट है उसको आप नेगेटिव लोगे ना। अच्छा एक और चीज है जो तुम अगर गौर से देखो तो मैंने क्या किया, मैंने अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड थोड़ा ज्यादा दिखाया मैग्नीट्यूड और मून पे थोड़ा सा कम दिखाया। क्यों? क्योंकि सर अर्थ बड़ा मास है और मून है छोटा मास। इसके भी एग्जाम में मार्क्स होते हैं लेकिन वो बिल्कुल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है लेकिन कम से कम बाय आई नजर आ रहा हो
कि भाई एक इंटेंशन है शो करने की कि आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उसके सरफेस पे ज्यादा दिखा रहे हो और मून पे कम दिखा रहे हो। और क्योंकि टू द लेफ्ट है g ड्यू टू अर्थ, और उसको मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो टू द राइट है g ड्यू टू मून, तो मैंने उसको नेगेटिव लिखा हुआ है बिकॉज़ दिस इज द साइन कन्वेंशन एंड आई एम फॉलोइंग राइट नाउ कि टू द लेफ्ट इज पॉजिटिव एंड टू द राइट इज नेगेटिव। क्या याद है सारे मेरे साथ है? आई वुड अप्रिशिएट क्विक एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम एवरीवन प्लीज। सारे याद है मेरे साथ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब क्या होगा, ये होगा दोनों के अपने अपने ग्राफ, assuming them as isolated classes। अब मैं बनाऊंगा इनका कंबाइंड ग्राफ। वो कंबाइंड ग्राफ क्या होगा जरा मैं आपको समझाता हूं। वो कंबाइंड ग्राफ होगा ये देखो सारे, ये जो पर्पल कलर का ग्राफ बनाया ना मैंने, this is simply the sum of both the graphs, यानी दोनों का रिजल्टेंट। देखो इस पॉइंट पर ड्यू टू अर्थ लेट्स से g की वैल्यू है +9.81, लेकिन अर्थ के सरफेस पे मून की वजह से लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू -0.1, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 9.7, मतलब थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये ग्राफ मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और हर पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर g ड्यू टू अर्थ निकालो और g ड्यू टू मून निकालो और फिर उनका सम निकाल दो, तो तुम्हें रिजल्टेंट ग्राफ मिलेगा ना, वो कुछ इस तरह का मिलेगा। और बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जिसे हम कहते हैं द नल पॉइंट, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पे आप देख सकते हैं दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ g ड्यू टू बोथ अर्थ एंड मून, और इसमें जो ये वाला पॉइंट है ना, दिस इज दैट पॉइंट, वहां पे g की वैल्यू 0 हो रही है बिकॉज़ दिस इज द पॉइंट where the gravitational field strength due to earth and due to moon दोनों दूसरे के क्या है, बराबर है। लेट्स से अगर अर्थ की वजह से यहाँ पे +1 है तो मून की वजह से -1 है, तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द नल पॉइंट, या ये वो पॉइंट है जहां पे नेट वैल्यू ऑफ g क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी ये वो पॉइंट है जहां पर जितनी फोर्स के साथ अगर किसी मास को प्लेस कर दिया है, जितनी फोर्स के साथ अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रहा होगा उतनी फोर्स के साथ मून भी उसे अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो अगर यहाँ पे आप किसी पॉइंट को, किसी मास को इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट छोड़ देंगे तो वो हमेशा इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट ही रहेगा। बिकॉज़ यहाँ पे अब तुम समझ रहे हो भाई, पहले क्या होता था कि हम तो अज्यूम करते थे अर्थ एक आइसोलेटेड मास, ठीक है ना, तो यूनिवर्स में कोई भी मास कहीं भी होगा तो वो अर्थ की तरफ खींचा चला जाएगा, अनलेस कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से भी बाहर हो, मतलब थ्योरेटिकली तो ये कहीं भी होगा अर्थ की तरफ आ जाएगा। बट अब दो है, अर्थ भी है और मून भी है। अर्थ हर मास को अपनी तरफ खींच रहा है, मून हर मास को अपनी तरफ खींच रहा है। अब अगर आप अर्थ और मून के बीच में हो ना, तो ये वो पॉइंट है जो कि नल पॉइंट है। यहां पर नेट वैल्यू ऑफ g 0, यानी इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अर्थ एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू मून दोनों दूसरे के बराबर है। अगर आप इसके अंदर यहां पर कहीं पे भी होंगे ना, तो इवेंचुअली अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड डोमिनेट करेगी। देखो इससे पहले भी हर पॉइंट पे अर्थ की भी ग्रेविटेशनल फील्ड है और मून की भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, लेकिन अर्थ की ज्यादा है मून के मुकाबले में, तो इवेंचुअली अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड डोमिनेट कर रही है। इसीलिए अभी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ये वो पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अर्थ एंड मून आर बोथ इक्वल टू ईच अदर, रिजल्टेंट वैल्यू 0 आ रही है। इसके बाद जो पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट है जहां पे मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ के मुकाबले में डोमिनेट कर रही है। कि अगर आपने इसके बाद किसी पॉइंट पे कोई मास को खींचा, छोड़ दिया, तो उसे अर्थ भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मून भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे उस ऑब्जेक्ट पे जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है कि वो काइंड कर रही है टुवर्ड्स द मून। नहीं समझ आ रहा है किसी को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है आपको? आ रहा है थोड़ा सा आपको? आ रहा है? दोबारा से करें। इस ग्राफ को समझने में टाइम लगता है। अगर तुम मुझसे पहली बार में सब बोलते हैं समझ में आ गया, इसका मतलब अच्छा एक बहुत बड़ा इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस ऑफ द अर्थ देखो, हाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी वो वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा देखिए एक चीज समझ ले, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, इससे पहले मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूं।
रिजवान ने बोला, और हर कॉलेज में एक बच्चा ये बात जरूर करता है, तो सर इसका मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए ये बेस्ट पॉइंट है। नहीं नहीं नहीं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उस सैटेलाइट को नहीं बोलते जो स्टेशनरी होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज सैटेलाइट जो ऑर्बिट कर रहा होता है, ये अर्थ से स्टेशनरी दिखता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उस सैटेलाइट को नहीं बोलते जो होता ही स्टेशनरी है। सर क्योंकि समझ लो रिजवान, जो अर्थ की इंडियन स्पीड है, जो सैटेलाइट की इंडियन स्पीड है, वो सेम होती है। हाँ, ये वो कॉन्सेप्ट, वो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, सही है। तो अक्सर ना लोग, बच्चे क्लास में भी ये बात बोलते हैं कि सर इसका मतलब इस पॉइंट पे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में शायद ये चल रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। ऐसा नहीं होता, वो ऑर्बिट कर रहा होता है भाई, वो उसका अपना एक फिक्स रेडियस है, वो ये रेडियस नहीं है। रिजवान समझ आया? अच्छा, जल्दी से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि इसको रिपीट करना चाहते हैं? प्लीज एक बार सिर्फ लिख दें सर प्लीज रिपीट, जैसे समीर ने लिख दिया। सही है, 3-4 दफा से कम में ये समझ नहीं आता है, तो टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अफान कह रहा है रिपीट, हामिद कह रहा है रिपीट, समीर और कोई? ठीक है, जिब्रील भी कह रहा है रिपीट, ठीक है ना? एक्स अगर यहां से खींच रहे तो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ है, वहां से खींच रहे डिस्टेंस फ्रॉम सन है। सही। अच्छा, आपका क्या नाम है? सारा, अनुष्का, ठीक है। अच्छा भाई, अब वापस फिर सर के नेक्स्ट पॉइंट पे अर्थ और मून दोनों सेम ग्रेविटेशनल फील्ड है। बिल्कुल, तभी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलो भाई, फिर से स्टार्ट डायरेक्शन हो, ठीक है? दोबारा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्या सबको ये बात याद है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ किस तरह से बनता था? अर्थ के सरफेस पे वैल्यू होती थी मैक्सिमम 9.81, और फिर जैसे जैसे आप दूर जाते जाते थे, उससे पहले इधर आ जाओ। ये इतना क्रूशियल ग्राफ है कि आई वोंट माइंड एक्सप्लेनिंग इट 6 टाइम्स, ठीक है? अर्थ के सरफेस पे 9.8 था, फिर 2.4 हुआ, फिर 1.1 हुआ। यार हमें पूरी इक्वेशन थी ना, जीएम ओवर आर स्क्वायर, जिस सन ने फिगर आउट किया था कि अर्थ के सरफेस पे क्या होगा एट अ डिस्टेंस इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ पे क्या होगा, तो वैल्यू कम हो रही थी। और ये ग्राफ ऐसे ही, सबको याद आ रहा है ये ग्राफ? ठीक है, जल्दी से बताओ। समीर, अफान, हामिद और जिब्रील, जल्दी से बताएं। ये सबको याद आ रहा है? सारे मेरे साथ में अब स्टेप बाय स्टेप यस या नो का आंसर देंगे आप लोग, ठीक है? अच्छा, तो बिल्कुल वही काम किया मैंने कि मेरे पास अर्थ भी है और मून भी है, और अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मून एग्जिस्ट कर रहा है। सिर्फ अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टेंस का ग्राफ है वो तो बिल्कुल वही है ना जो पिछली क्लास में बनाया था। अज्यूम करो मून अभी है ही नहीं। यहां तक सारे मेरे साथ हैं? समीर यस या नो में आंसर दे जल्दी से। आप लोग मेरे साथ हैं? बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे? तो इसको मैं लिखूंगा G ड्यू टू अर्थ एज एन आइसोलेटेड मास, ठीक है? सीन ऑन है? अब थोड़ी देर के लिए मून को भूल जाओ कि भाई मून यहाँ पे एग्जिस्ट भी कर रहा है, वो सॉरी अर्थ को भूल जाओ कि अर्थ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? अब मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ बनाना है ओनली बिकॉज ऑफ द मून। तो रूल क्या होता है कि किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे उस प्लैनेट की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे आप उससे दूर जाते जाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होती जाती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है। तो मैंने ये जो ग्राफ बनाया ना, वो मैंने ऐसे बनाया कि मून के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, मून के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू मून सबसे ज्यादा दिखाइए। सही है? देखते रहो बस कि मैंने मून के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू मून सबसे ज्यादा दिखाई है, और जैसे जैसे मैं मून से दूर जाता जा रहा हूं तो फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू मून जो है ना वो क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। अब इसमें जो सिर्फ एक पंगा है ना, वो मतलब जो अक्सर बच्चों को परेशान करता है कि यार वो ये है कि हम चाह रहे हैं एक ही ग्राफ में 2 ग्राफ बना दें फॉलोइंग द सेम साइन कि G ड्यू टू अर्थ भी मैंने एक होता, अगर मैं तुम्हें अलग से बनाता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि मैं अलग से ग्राफ बनाता जिसमें
मैं एक एक्सिस पे जी लिखता, एक एक्सिस पे लाइक वो लिखता, डिस्टेंस बनाता, तुम आराम से समझ जाओ। पर मैंने क्या किया, मैंने ना दोनों एक साथ बना दिया। अरे पेपर में दोनों शो करनी होगी। अभी बता तो पेपर में क्या करना होगा, सही है। और मैंने दिखाया वही है, मून के सरफेस पे मैक्सिमम ड्यू टू मून, और जैसे जैसे मून से मैं दूर जाता जा रहा हूं वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, जब तक आप मून के सरफेस से अर्थ की तरफ आओगे ना, तो ड्यू टू मून अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड ना होने के बराबर हो जाती है, इसलिए आप देखो ऑलमोस्ट जीरो टच कर रहा है। बस मैंने सेम ग्राफ में, सेम ग्रिड में दोनों की फील्ड बनाई है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव बनाऊं। क्यों? क्योंकि G ड्यू टू अर्थ टू द लेफ्ट है और G ड्यू टू मून टू द राइट। भाई ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टेंस का एक सिंपल सा रूल है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। Because of the earth, the gravitational field acts towards the center of the earth. Because of moon, the gravitational field acts towards the center of the moon. But now, if you look closely between the surface of the earth and the moon, the both gravitational fields are in opposite direction. So if field due to earth is to the left and field due to moon is to the right, and if I am keeping the field due to earth as positive, then I must keep the gravitational field strength due to the moon as negative. आपको समझ आया? क्या नाम है? साड़ा समझ आया आपको? जाड़ा समझ आया? पक्की बात है? अनुष बस समझ आया? यहां तक बताओ जल्दी से। लाइक जिब्रील, अफान, हामिद, समीर, यहां तक सारे क्लियर है? सर लेफ्ट और राइट का कैसे पता चला? अच्छा अनस, अभी ना मैं मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव पर डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो मैग्नीट्यूड तो भाई सरफेस से मैक्सिमम होगा ना, जैसे जैसे दूर जा रहा हूं मैग्नीट्यूड तो कम हो रहा है ना। मैं भी यही बोलने वाली थी कि ये लेस नेगेटिव से अब इसे मैग्नीट्यूड पे फोकस करो, मैग्नीट्यूड तो कम हो रहा है ना। अनस, अनस काशिफ, तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं, ठीक है। अब इसे मैग्नीट्यूड पे फोकस करो, सही है। अच्छा अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, सही है। मैं तुम लोग के आगे ना एक ग्राफ बनाता हूँ ऐसे, मेरे पास दो ग्राफ्स हैं, ठीक है। आगे ठीक है भाई, आगे। अच्छा अब छोड़ो, असल में मैं क्या कर रहा हूँ, तुम लोग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ एक साथ पढ़ा रहा हूँ, तो जो थोड़े बहुत भी नॉन मैथ्स वाले वैसे देखे सकते। मेरे पास दो ग्राफ बने हुए y एक्सिस पे विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। एक ग्राफ है 4 और एक ग्राफ है -3, ठीक है ना। दिस इज a और दिस इज b। अगर मैं आपसे कहता हूँ यार आप मुझे एक काम करो, a और b के सम का ग्राफ बना, a प्लस b का ग्राफ, तो a की वैल्यू है +4 और b की वैल्यू है -3, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? सम ऑफ 4 एंड -3 इज +1। तो ये जो ग्राफ होगा ना, ये क्या कहलाएगा? a प्लस b। समझ लो आप कि भाई हर पॉइंट पे आपने a की वैल्यू देखी क्या है और आपने देखा b की वैल्यू क्या, और आपने उनका सम निकाला, तो ये दिस इज सिंपली a प्लस b। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे आपने दो ग्राफ बना लिए। आपने G ड्यू टू अर्थ बनाया और G ड्यू टू मून बनाया। और अभी सबको समझ आ चुका है क्यों किसे एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बनाया, ठीक है। अब मुझे चाहिए भाई, मैं मान गया ठीक है अर्थ और मून के बीच में, अर्थ और मून दोनों की ग्रेविटी एक्ट कर रही है, बट मुझे रिजल्टेंट चाहिए। तो हर पॉइंट पे जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द सम ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अर्थ एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू मून, सही है ना। हर पॉइंट पे आप देखो अर्थ की वजह से क्या, मून की वजह से क्या, उसका सम निकाल दो। तो अगर मैं इन दोनों ग्राफ्स को ऐड करता हूं ना, अगर मैं G ड्यू टू अर्थ, जो दो ग्राफ्स हैं मेरे पास, अगर मैं कौन सा ग्राफ है, एक ये ड्यू टू अर्थ और एक ये ड्यू टू मून, अगर मैं इनका सम निकालूंगा ना तो ऑटोमेटिकली ये ग्राफ आ जाएगा। ये हर पॉइंट पे जो भी G की वैल्यू अर्थ की वजह से और जो भी G की वैल्यू ड्यू टू मून है, उन सबको ऐड करता जाऊंगा ना, तो मुझे ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, जो वैल्यूज मिल जाएंगी मैं उसको प्लॉट करता जाऊंगा, तो आई विल एंड अप विद दिस कर्व। इन दोनों ग्राफ्स का एक्सिस लेफ्ट साइड है ना, दोनों ग्राफ का मून का भी जो हमने बनाया था इंडिविजुअली, उनका भी एक्सिस लेफ्ट साइड है, पर इस तरह राइट साइड धीरे धीरे यहाँ पे G लिख दिया, तगड़ा, सही है। आगे सही है। सारे मेरे साथ हैं यहाँ पर,
this cute little purple curve, my friend, is what you call as the resultant graph of the gravitational field strength due to Earth and Moon. एग्जाम में ना डायरेक्ट ये ग्राफ बनाने आता है. अब एक तरीका तो एक रट्टा मार के चले जाओ पास्ट पेपर्स, सही है, वो तो किसी अच्छे भी नहीं कर सकेंगे रट्टा मार के, क्योंकि कभी बनाने आता है, कभी ग्राफ दिया हुआ आता है और उस ग्राफ को एनालाइज करना होता है, उससे रेलेवेंट कैलकुलेशंस करनी होती है. इफ यू नो ना कि ये ग्राफ आया कैसे, या पास्ट पेपर के क्वेश्चंस विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू. या बेवकूफ नहीं है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके ऊपर, मुझे पता है पास्ट पेपर में यूं कराऊंगा आपको, अगर यू अंडरस्टैंड कि भाई ये ग्राफ बनता कैसे और ये ग्राफ आया कैसे. दिस माय फ्रेंड, और ऑटोमेटिकली बीच में एक पॉइंट क्या आ रहा है, ऐसा पॉइंट आ रहा है ना जहां पे ये कर्व जीरो को टच कर रहा है. दिस इज द पॉइंट वेयर द सम ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अर्थ एंड मून इज जीरो. यानी जितना अर्थ की वजह से उतना ही मून की वजह से. मतलब सर नल पॉइंट से पहले तक जो भी ऑब्जेक्ट इस पाथ में होगा अर्थ से किया जाएगा, उसके बाद मून से किया जाएगा. बोलो ना, यहाँ तो सबको समझ आ रहा है. जिब्रील, अफान, समीर, चीलिंग सीन है, चीलिंग सीन है. अच्छा अभी देखना, अभी छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें, अच्छा भाई थोड़ी सी क्लास लंबी जाएगी 5-10 मिनट का, वैसे भी आप लोग मुझे बफर दे देते हैं, यू गाइस आर नाइस इनफ. एक छोटा सा क्यूट सा क्वेश्चन, सही है, बल्कि डायरेक्ट तुम्हें ये दिखाता हूँ. देखो उन्होंने पास्ट पेपर्स में ना एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं डायरेक्ट इस पार्ट पे इसलिए आ रहा हूँ कि आपको दिखा सकूँ कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह था, फिर मैं पूरा क्वेश्चन भी कराऊंगा अगली क्लास में. कहता है आपके पास देखो वाई एक्सिस पे क्या पड़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस दिया हुआ है, सही है. कहता है ये अर्थ का सरफेस है, ये मून का सरफेस है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं, बस कहता है कि यार आप एक काम करो, स्केच अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विद पोजीशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सरफेस ऑफ द मून. ठीक है ना, अगर उसने सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोला और ड्यू टू अर्थ और ड्यू टू मून नहीं बोला, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो क्या चाह रहा है, वो रिजल्टेंट ग्राफ बना रहा है. आप यकीन जानो 3 मार्क का क्वेश्चन है, और करना क्या है इसमें, ये बस सिर्फ ये बनाना है. इसके 3 मार्क, 3 मार्क किस चीज के, उसकी भी पूरा वो बना के दिया वो उन्होंने. पहला मार्क करेक्ट शेप ऑफ द कर्व. दूसरा मार्क कि अर्थ के सरफेस पे आप ज्यादा दिखाओगे और मून के सरफेस पे आप, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बट बाय आई नजर आना चाहिए कि आपने अर्थ की, तो बाय आई नजर आना चाहिए कि यू रिस्पेक्ट द फैक्ट कि भाई अर्थ इज अ बिग मास एंड मून इज अ स्मॉल मास. दूसरा, नल पॉइंट आप सेंटर में नहीं दिखा सकते, इतना आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि अर्थ की फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मून की फील्ड कंपैरेटिवली वीक है, तो नल पॉइंट बीच में नहीं आएगा, बल्कि अर्थ से ज्यादा दूर और मून के ज्यादा करीब आएगा. अब वो यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, कहीं भी बना दो. इवन अगर कोई बच्चा यू बना देता है, इंशाल्लाह उसके सवाल में भी कोई कमी नहीं होगी. दोनों एक्सेप्टेबल है. दूसरा क्यों एक्सेप्टेबल है, इस बच्चे ने साइन कन्वेंशन रिवर्स कर दिया, इसने अर्थ की वजह से फील्ड स्ट्रेंथ को नेगेटिव और मून की वजह से पॉजिटिव ले लिया. दोनों ही केस में इंशाल्लाह आफाका होगा. समझ लो, नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है. अब ये सर पकड़ के बैठे हुए होते हैं पास्ट पेपर्स में कि सर ये क्या कर्व है, तो ये ऐसे थोड़ी है. वैसे कोई आपसे पूछे ए लेवल फिजिक्स आसान है या मुश्किल, उसको बोलो इतना आसान है, 3 मार्क के क्वेश्चन है, ऐसे करते हैं 3 मार्क मिल जाते हैं. समझ लो. इसी के बाद तो पता है ना वो एड शेरान ने जो वो गाना गाया था, आई एम इन लव विद द शेप ऑफ यू, भाई वो इस कर्व की बात कर रहा था. देख लो फ्री में 3 नंबर मिल रहे हैं, मानते ही नहीं हो तुम लोग. सर ये कौन डिसाइड करता है कि नल पॉइंट अर्थ की तरफ आएगा मून की तरफ आएगा? जो हैवी मास होगा ना, जैसे अर्थ इज हेवियर देन मून ना, तो अर्थ से दूर और मून के करीब आएगा. जो लाइटर होगा उसके करीब होगा और हेवियर से दूर होगा. सर स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं, क्योंकि स्क्वायर का इनवर्स स्क्वायर का रिलेशन है किसका इनवर्स स्क्वायर का रिलेशन, डिस्टेंस के साथ, किसका, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ. सर ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ और फोर्स एक ही चीज. नहीं, फील्ड स्ट्रेंथ को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स मिलेगा. ग्रेटर मैग्नीट्यूड एट अर्थ सरफेस, एक मार्क इस चीज का था, ग्रेटर 0 वैल्यू ऑफ जी एट नियर मून, यानी बिल्कुल सेंटर पे नहीं दिखाना, मून के करीब दिखाना है. और दूसरा करेक्ट शेप ऑफ द स्केच, 3 मार्क आ रहा है भाई.
नहीं समझ आ रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बेशरम इंसान ये रटता है। और भाई अभी इसके पास से क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे ना, तबीयत दुरुस्त हो जाएगी, इसका ग्रेडियंट निकाल रहे होंगे, ऐसी ऐसी हरकतें करने वाले हैं हम इसके साथ। तो लाइक आप बिलीव करो भाई, जो सही मानों में पढ़ाने वाले चैप्टर्स हैं ना A2 में, वो शुरू के चैप्टर्स हैं, जो फील्ड के चैप्टर्स हैं ना, अभी तो तुम लोग पढ़ते जा रहे हो, जब मैं एंड में ये सारे टॉपिक्स आपस में कनेक्ट करूंगा ना, तो मजा आ जाएगा। बस अभी से हौसला करके पढ़ते रहो कि क्या पढ़ा रहा है, कभी फोर्स पढ़ाता है, कभी फील्ड पढ़ाता है, कभी कुछ पढ़ाता है, और सारे फॉर्मूले भी एक जैसे दिख रहे होते हैं ना, एंड में जब हम इसको कनेक्ट करेंगे ना, ब्यूटीफुल, पास से बस मजा आ गया आपके लिए। उसके बाद नल पॉइंट का मतलब यही है ना, 0। अर्थ और सन का भी ऐसे नहीं होगा, सन का खैर बहुत ज्यादा हो जाएगा, अर्थ का बहुत कम हो जाएगा। एंड आई नीड टू चेक कि भाई असल में इसमें एक और चीज होती है, ये भी देखना होता है कि लाइक नल पॉइंट आएगा भी या नहीं आएगा। कभी कभी दूसरे की फील्ड इतनी डोमिनेट कर रही होती है कि बीच में नल पॉइंट आएगा नहीं होता है, ठीक है। वैसे दैट्स बात है, अर्थ और सन के बीच में आएगा, वरना फिर तो सारे मास सन की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। प्रैक्टिकली देखें हाँ। तो अर्थ और मून पे, मून के ऊपर बेसिकली, अर्थ के ऊपर तो सन की ग्रेविटेशन फील कर रही है, तो मून पे भी तो कर रही है, तो मून क्यों अर्थ की तरफ है, मून के ऊपर सन की फोर्सेस की वैल्यूज का बहुत फर्क है, डोमिनेंट नहीं है, मतलब सन की फोर्स मून पे डोमिनेट नहीं उतनी डोमिनेंट नहीं है जितनी अर्थ की है। सही है भाई सर, अर्थ और सन का बिल्कुल ऐसे है। कौन से एग्जाम्पल में नल पॉइंट ना आएगा यार, लाइक नल पॉइंट ना आना तो अजीब सी बात हो जाएगी, बट हाँ ये हो सकता है कि बिल्कुल सरफेस से करीब है। फॉर एग्जाम्पल एक मास बहुत बड़ा, दूसरा मास बहुत छोटा है, समझ लो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थ के आगे तुम सरपाशा को रख दो, ठीक है ना, और बीच में एक ऑब्जेक्ट रखो, बोलो सरपाशा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो कभी कोई सिचुएशन ऐसी आएगी, कोई ऐसा पॉइंट रहता होगा जहाँ पे तुम बोलो सरपाशा की ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गई, नहीं ना, लेकिन हर पॉइंट पे होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो टेक्निकली अगर मैं और अर्थ के बीच में आप निकालोगे ना, तो लाइक यू आर लेस लाइकली टू फाइंड अ पॉइंट वेयर देयर विल बी अ नल पॉइंट। इमाद समझ आ रही है मेरी बात? नहीं, लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत हो तो फिर तो आ जाएगा ना। हाँ लेकिन मेरा मास, मेरी अपनी ग्रेविटेशन डिस्टेंस या हाँ वो ठीक है, फिर तुम इतना दूर ले जाओ, ये तो कोई माइक्रोमीटर के साइज का आइटम होगा वो शायद। बोलो ना, ऐसा ही है। अब एक काम करते हैं, आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराते, एक या ये ब्लैक होल, ये रेसिस डिस्कशन बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे क्लास में। सही है, नहीं ब्लैक होल का तो सीन आ जाएगी, वो क्वांटम फिजिक्स में थोड़ा तुम्हें उसका आइडिया देंगे, इंतजार करो। A2 मजे की है, बट बर्दाश्त बहुत करना पड़ता है। एएस से बहुत अच्छी, हाँ एएस से बहुत अच्छी। एएस तो फाउंडेशन है ना, वो तो पढ़ाई इसलिए गई थी ताकि आप A2 पढ़ सको। Calculate the distance from the center of the earth along the line joining the center of the earth and the center of the moon where the net value of G यानी gravitational field strength will be 0। तो भाई ये अर्थ है लेफ्ट पे, राइट पे मून है, और बीच में हमारे पास एक पॉइंट है। लेट्स अज्यूम कर लो ये वो डिस्टेंस है x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, जहाँ पे वैल्यू ऑफ G क्या हो रही है, 0 हो रही है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको गिवन है। आपको अर्थ का मास दिया हुआ है 6 × 10⁴ kg, आपको मून का मास दिया हुआ है 7.3 × 10⁻22 kg, और अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 384,000 किलोमीटर, ठीक है। जिस पॉइंट पे नल पॉइंट होगा ना, उस पॉइंट पे G ड्यू टू अर्थ और G ड्यू टू मून दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। पेपर निकालो, पेंसिल निकालो, शुरू हो जाओ। हाँ भाई 3.8 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स, 6.38 एक्सपोनेंट 6, 3.8 एक्सपोनेंट 5। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसमें से एक भी करेक्ट आंसर नहीं, बट गुड, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू ट्राई, ओके। बस देखो इनके बीच के डिस्टेंस से बड़ा आंसर नहीं निकाल लेना, फिर बहुत तकलीफ होगी मुझे। एहसान भाई हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे, कमजोर दिल का आदमी, पता है ना तुम्हें। Should we begin the party?
ठीक है, बाकी लोग बोल रहे टेंशन नहीं है, अभी सर करके दिखाएंगे ना, हम क्यों थकाएं अपने आप को। सही है, देखो भाई, you are looking for a point where the value of g due to earth and the value of g due to moon is 0. This is the null point that we also have seen in the graph as well. Okay, तो आपके पास सिंपली जब नेट वैल्यू g की 0 होगी ना, that is the point when g due to earth should be equal to g due to gravitational field due to earth should be equal to gravitational field due to moon, दोनों equal in magnitude और opposite in डायरेक्शन है, तभी रिजल्टेंट 0 आ रहा है। ओके, सारे मेरे साथ हैं। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है ना, वो है Gm/r²। अब इसको अच्छे से रिकॉल करें। कैपिटल M इज द मास ऑफ द प्लैनेट, जिसकी वजह से आप ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हो। यानी अर्थ के केस में आप अर्थ का मास यूज करोगे g ड्यू टू अर्थ में, और g ड्यू टू मून में आप किसका मास यूज करोगे? मून का मास यूज करोगे। एक मिनट, कैपिटल G 6.6 R इंपॉर्टेंट है। अगर आप अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टेंस निकालोगे तो आप डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ लोगे। अगर आप मून की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टेंस निकाल रहे हो तो आप डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मून लोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? देखो, Gme/x², क्या मतलब? Gm/r² में मास कौन सा होगा? अर्थ का, क्योंकि हम ड्यू टू अर्थ निकाल रहे हैं। डिस्टेंस कौन सा लेंगे? अर्थ के सेंटर से। भाई ये आपका पॉइंट है ना, ये पॉइंट अर्थ के सेंटर से कितना दूर है? एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये हो गया Gme/x²। दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टेंस ड्यू टू अर्थ। अच्छा, अब आओ मून की वजह से, तो Gmm इज मास ऑफ मून। ये एक ही टर्म है, m और m अलग चीज नहीं है। m के साथ छोटा सा स्मॉल m, जस्ट टू रिमाइंड यू कि ये मून का मास है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब जो डिस्टेंस भी होगा ना वो मून के सेंटर से आएगा। तो मून के सेंटर से देखो, टोटल डिस्टेंस है 384,000 किलोमीटर एंड 3.8 एक्सपोनेंट मीटर्स, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं। अब अगर मैं इसमें से x को माइनस कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा, व्हिच इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मून, और स्क्वायर एज इट इज। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये इक्वेशन समझ आती है? बोलो ना, सारे मेरे साथ हैं? हाँ, स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आ गया। ऐसा क्या है? रिपीट प्लीज। देखो, ऐसा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की इक्वेशन क्या है? Gm/r²। ठीक है, m स्टैंड्स फॉर मास ऑफ द प्लैनेट या ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से, जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में है या जिसकी वजह से आप फील्ड डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। r इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट टू द पॉइंट वेयर यू वांट टू फिगर आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टेंस। ये बात याद आती है? एहसन, ज़बीबा एंड आमना, जल्दी बताओ, फॉर्मूला याद आ रहा है सबको? Gm/r² इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। सही है। अच्छा, अब आप लोग प्लीज मेक श्योर करना है अगली क्लास में पिछली क्लास थोड़ा रिवाइज करके आओ, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट्स क्रिटिकल है। सही है। अच्छा, मैं निकाल रहा हूं फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अर्थ। ओके, तो मैं मास भी अर्थ का यूज करूंगा, और इस पॉइंट पे चाहिए ना, तो इस पॉइंट का अर्थ के सेंटर से कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी मैं वही यूज करूंगा। तो ये बन गई ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अर्थ। ज़बीबा, एहसन, आमना, जल्दी बताओ, ये बात समझ आ रही है? सारे मेरे साथ हैं? आमना, सारा एक। अच्छा, आमना, तुमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज Gm/r²। जल्दी बताओ, यस या नो? ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लैनेट है जिसका मास है m, ठीक है, और मैं उस प्लैनेट से एट अ डिस्टेंस r दूर हूं, और मुझे इस पॉइंट पर g चाहिए, तो g इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M/r², वेयर कैपिटल M इज मास ऑफ द प्लैनेट जिसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस हुई, एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट टू द पॉइंट जहां पर आप ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। ऐसा ही आमना, याद है? अच्छा, अभी थोड़ी देर के लिए मून को भूल जाओ।
लेट्स से ये वो पॉइंट है जहां पे आप अज्यूम कर रहे हो कि g की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, और लेट्स से ये पॉइंट अर्थ के सेंटर से एट अ डिस्टेंस x दूर है, ठीक है। तो अगर मुझे g ड्यू टू अर्थ निकालना है, फॉर्मूला तो ये gm/r², कैपिटल G तो एज इट इज, मास की जगह अर्थ का मास यूज करूंगा और डिस्टेंस की जगह अर्थ के सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पे g की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो वो x है, तो gm/x² हो गया। आमना समझ आई बात? पक्की बात है। अच्छा अब इधर आओ, अब आते हैं, अब थोड़ी देर के लिए अर्थ को भूल जाओ, अब बात करते हैं मून की। यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस है 3.8 एक्सपोनेंट 8, ये डिस्टेंस है x, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 3.8 एक्सपोनेंट 8 माइनस x, ऐसा ही है आमना। अब जब मैं ड्यू टू मून निकालूंगा तो कैपिटल G तो एज इट इज, मास मून का इस्तेमाल होगा, डिस्टेंस भी मून के सेंटर से इस्तेमाल होगा, दैट इज 3.8 एक्सपोनेंट 8 माइनस x, और स्क्वायर तो फॉर्मूले में यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। आमना कैन यू प्लीज एक्नॉलेज इफ यू अंडरस्टैंड दिस? आमना यस सर। अब कुछ नहीं करना, आपसे सिंप्लीफाई करना है। कैपिटल जी कैंसिल, m इधर और मास ऑफ मून राइट पे इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x² उधर 3.8 एक्सपोनेंट 8 माइनस x का होल स्क्वायर इधर अपनी जगह पर, ठीक है ना। तो ये यहाँ चला गया, मून का मास राइट साइड से था लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो गया। अर्थ का मास मुझे गिवन है 6 एक्सपोनेंट 24, मून का मास गिवन है 7.3 एक्सपोनेंट 22, ठीक है ना। स्क्वायर हटा के दोनों तरफ रूट लगा लेंगे तो राइट साइड पे ना स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ऊपर भी x² से x बच जाएगा और नीचे भी 3.8 एक्सपोनेंट 8 माइनस x² से बस 3.8 एक्सपोनेंट 8 माइनस x बच जाएगा। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लें तो आंसर आएगा 3.4 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसका ये आंसर आ रहा था? आपको ये आ रहा था? आपका भी ये आ रहा था? हाँ, तुमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था? हाँ, तो यही मिस्टेक। चलो भाई, अगर यहाँ तक सारे क्लियर है तो प्लीज एवरीवन राइट ऑल क्लियर ऑन चैट सो वी कैन एंड द मीटिंग हियर। बोलो ना जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, ऑल चलो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।